हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन वैली। हम इस वीडियो में चतुर्भुज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं और किस तरह से उनका क्षेत्रफल निकालते हैं, वो सब इस वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। आप अपनी कॉपी निकालिए और नोट करते जाइए। चतुर्भुज किसी भी, या फिर ऐसे बोल सकते हो इसको, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति। क्या कह रहा हूं मैं? चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई भी आकृति हो, लेकिन उसके बाद ये कि उसमें चार भुजा होनी चाहिए और वो बंद होनी चाहिए। जैसे कि अगर सपोज करो मैं एक आकृति बनाऊं, ये इसमें आप देखो ये चार भुजाएं, 1 2 3 4, और ये एक बंद आकृति है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक चतुर्भुज है। या जैसे अगर मैं एक आकृति और बनाऊं, कुछ इस तरह से, इसमें देखो चार भुजाएं, 1 2 3 4, तो क्या चतुर्भुज है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। बात समझ में आ गई? बंद आकृति का मतलब क्या है कि चार भुजाओं से बनी वह आकृति, ठीक है, जो कैसी होती है? बंद होती है। हम उसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। ठीक है, तो ये हो गया आपकी चतुर्भुज की परिभाषा। और इसके कुछ गुणधर्म मैं आपको और बताता हूं। पहले आपके लिए चतुर्भुज बना देता हूं, फिर आपको बताऊंगा। जैसे कि सपोज करो ये चतुर्भुज है, सॉरी ठीक से बना देता हूँ। ठीक है, ये बन गया आपका चतुर्भुज। आप मुझे इसमें देख के बताओ, इसमें पहली बात तो ये कि इसमें कितनी भुजाएं हैं? चार भुजा होती हैं इसकी। ठीक है, पहला। दूसरा ये कि इसमें कितने कोण हैं, वो गिन के बताओ। 1 2 3 और 4। इसमें कितने होते हैं? 4 कोण होते हैं। ठीक है, तीसरी बात, अभी आप मुझे इसमें ये बताओ कि इसमें कितने सीट्स हैं टोटल। देखो, एक सीट्स 1 2 3 और 4, इन्हीं को सीट्स बोलते हैं ना। तो ये हो गए आपके 4 सीट्स। 4 सीट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण पता क्या होता है? विकर्ण, सबसे पहले मैं आपको विकर्ण बता देता हूँ। ठीक है, विकर्ण होते हैं जब सम्मुख सीट्स, आप सम्मुख सीट्स बोल लो, या फिर आमने सामने के सीट्स होते हैं, उन्हीं को सम्मुख बोलते हैं। आमने सामने मतलब एक दूसरे के सम्मुख, मतलब सामने सामने मुंह, आमने सामने वाले सीट्स। ठीक है, जब इन आमने सामने वाले सीट्स को, सम्मुख सीट्स को क्या करते हैं? को मिलाते हैं, मतलब लाइन के थ्रू। ठीक है, लाइन से मिलाते हैं, तब उसे विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, चाहे कोई सी भी आकृति हो, उसे विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, विकर्ण पता चला क्या होता है। अभी इसके, अब मैं इसके विकर्ण बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? इसको थोड़ा हटा देता हूँ एक बार, रेड कलर को। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है सीट्स नंबर 1। ये जो सीट्स नंबर 1 है, इसके सामने कौन सा सीट्स है? 2 या 4 या 3? ठीक है, 2 तो नहीं है, ना ही 4 है, इसके सामने है 3। ठीक है, जब आप इस 1 को 3 से मिलाओगे तो ये क्या बन गया? कि विकर्ण बन गया। सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया D1। ठीक है, ये कौन सा सीट्स हो गया? ये हो गया आपका D1। बात समझ में आ गई? तो एक विकर्ण तो ये हो गया। अभी आप देखो, ये जो एक पॉइंट ये रहा 2 सीट्स और दूसरा सीट्स ये रहा, इसके सामने सीट्स कौन सा रहा? 4। अभी आप इन दोनों को मिलाओगे, ये मिला दिया मैंने, तो ये बन गया आपका दूसरा सीट्स, सॉरी विकर्ण। ये हो गया आपका D2। बात समझ में आ गई? तो इस चतुर्भुज में कितने विकर्ण हैं? मतलब 2 विकर्ण। कौन कौन से? D1 और D2। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आप चतुर्भुज के बारे में। अभी मैं आपको बताऊं चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चतुर्भुज के क्षेत्रफल का,
चाहे कोई सा भी चतुर्भुज हो, 1/2 D1 इंटू D2। अभी ये क्या है D1 इंटू D2, आपको बता चुका हूँ मैं, ये दोनों विकर्णी तो हैं, मतलब ऐसे ले सकते तो 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, सिंपल 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये आ जाता है आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या 1/2 हिंदी में और लिख दूं विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं यहीं पर कि सपोज करो ये चतुर्भुज है, इसका जो D1 है मतलब विकर्ण 1 जो है उसकी लंबाई 5 मीटर है और D2 की लंबाई मान लो 4 मीटर है। ठीक है, अभी आपसे पूछे कि एक विकर्ण की लंबाई 5 मीटर, D2 की लंबाई 4 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें पता है क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 की लंबाई कितनी है 5 और D2 की लंबाई कितनी है 4, तो 5 चौके 20 और 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो 10 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से निकालते हैं हम किसका क्षेत्रफल, चतुर्भुज का। तो ये मैंने आपको चतुर्भुज के बारे में कुछ बातें बताई हैं, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, चतुर्भुज के प्रकार। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है समलंब, समलंब चतुर्भुज। बात समझ में आ गई। अब अभी मैं आपको इसकी क्या बताऊं परिभाषा, इसकी समलंब चतुर्भुज क्या होता है। आप ठीक नोट डाउन करते जाओ। ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा, क्या बोल रहा हूं मैं, भुजाओं का एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब दो भुजा, एक जोड़ा एक दूसरे के, या भुजाओं का एक जोड़ा आपस में समांतर होता है। ठीक है, भुजाओं का एक जोड़ा आपस में समांतर होता है। ठीक है, मैं इसको बना के बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, इसकी बाकी और कोई कंडीशन नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने कोई चतुर्भुज लिखा, उसका प्रकार लिखा, उसके आगे जो परिभाषा लिखूंगा, ठीक है, वो परिभाषा ही उसकी क्या होगी, मतलब वही उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा उसकी मतलब आप ये नहीं बोल सकते उसकी भुजाओं की लंबाई बराबर है या नहीं है, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली बात यही है कि उसका जो एक जोड़ा ना भुजाओं का वो आपस में समांतर होना चाहिए, बस। ठीक है, अभी आपको बना के बताता हूँ। जैसे कि ठीक है, ये मैंने आपके क्या बनाया, चतुर्भुज है। क्यों चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें आप देखो 4 भुजा, 1 2 3 4, 4 भुजाएं इसमें बंद आकर दी है, तो पहली बात तो ये चतुर्भुज तो है। ठीक है, ऐसा ना हो कि चतुर्भुज ही ना हो, तो ये चतुर्भुज है। उसके बाद मैंने क्या बोला, इसकी भुजाओं का एक जोड़ा आपस में समांतर हो। तो आप देखो एक जोड़ा मतलब दो भुजा आपस में समांतर होनी चाहिए। तो ये देखो मैं बता रहा हूँ, ये वाली जो भुजा है, क्या ये भुजा इसके समांतर नहीं है। ठीक, और हाँ एक बात और बता दूं, क्या आपको पता है समांतर किसे कहते हैं। समांतर बता देता हूँ आपको, ये जो टर्म है ना समांतर, ठीक है, समांतर वो होती हैं जब जैसे सपोज करो ये दो लाइन है, ठीक है, इन लाइंस को मैं आगे कितना भी बढ़ाता जाऊँ, ठीक है, ये लाइन एक दूसरे को कभी भी आगे आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, मतलब एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, समांतर लाइन। अब सपोज करो जैसे एक लाइन ये और एक लाइन ये है, ठीक है, ये दो लाइन आपस में। अभी आप देखो ये लाइन आपस में जब मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा ना, जैसे इस लाइन को मैं अगर आगे बढ़ाऊँ इस तरह से, तो देखो ये लाइन इसको यहाँ काट जाएगी कि नहीं काट जाएगी। ये लाइन मान लो ये रही, तो ये लाइन इसको यहाँ काटेगी, तो ये आपस में समांतर नहीं है। बात समझ में आ गई। ठीक है, समांतर किसको बोलते हैं, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जैसे कि रेल की पटरी है, ठीक है, रेल की पटरी देखो इस तरह से बिछी होती है, ठीक है, तो वो कभी एक दूसरे को कट करती है, नहीं करती। ठीक है, और एक बात और इसका मैं बता सकता हूँ कि समांतर भुजाओं की जो बीच की दूरी होती है ना, वो थ्रू आउट कैसी होती है, समान रहती है। जैसे कि मान लो ये है, तो यहाँ पर जो इसकी डिस्टेंस होगी वो और ये सब बराबर होगी, तभी तो वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, तो ये बात होगी समांतर की। तो अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या कि अब देखो इसमें ये वाली जो भुजा है, ये भुजा इसके कैसी समांतर है, सिर्फ एक जोड़ा, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये वाली भुजा इसके कैसी है।
ठीक है, या इनकी आपस में लंबाई कैसी है, बस मुझे ये ध्यान रखना है कि इनका एक जोड़ा कैसा होना चाहिए, समांतर होना चाहिए बस। तो समांतर है, एक जोड़ा इनका समांतर है। अगर एक जोड़ा समांतर है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। अगर मैं इसको नोटेशन दूं ए बी सी और डी, तो हम लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी। अभी देखो ये दो लाइन कैसे आ गई, जो समांतर का चिन्ह होता है ये दो लाइन, मतलब मैं ये लिख लूँ या तो ए बी समांतर है सी डी के, या फिर चिन्ह लगा दूँ, बात एक ही है, ठीक है। ए बी समांतर सी डी, तो ए बी किसके समांतर है, सी डी के। तो ये इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है मेन वो ये हुई। अभी दूसरी बात ये, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, आप खुद दे सकते हो। ये भुजा इतनी लंबी है, ये भुजा इसकी छोटी है, ये भुजा की साइज कुछ और है और इस भुजा की साइज कुछ और है ए डी की, ठीक है। तो इनकी जो लंबाई है ना, जैसे कि मैं लिख दूं ए बी बराबर नहीं है किसके, बी सी के, जो कि बराबर नहीं है सी डी के, और ये भी बराबर नहीं है किसके, डी ए के। मतलब चारों भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं, चारों भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात ये कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहां लिख लेता हूं मैं क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान से देखना। क्षेत्रफल किसका, समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जनरली ऐसे निकालते हैं कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू इनके बीच की दूरी, इनके किसके, किनके, इन समांतर भुजाओं के, ठीक है, इनके बीच की दूरी, या इसको ऊंचाई बोल सकते हो आप, इनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 1/2, अब समांतर भुजा कौन कौन सी इसमें, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये तो दोनों समांतर हैं, तो ए बी प्लस सी डी, इन दोनों को जोड़ दो। अब इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए मैं आपको सबसे अच्छी बात ये बताता हूँ कि ये जो दोनों भुजाएं ना डी सी, जहाँ पर ये जो टच करती है, ये लाइन जहाँ पे इसको टच करती है ना, कहाँ पर इसको टच कर रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कर रही है। तो इस पॉइंट से आपको क्या करना है, ए बी को, ए बी पे एक लंब डालना है कुछ इस तरह से, ठीक है, लंब डल गया। तो ये होती है इनके बीच की दूरी, ठीक है। ये आप कहीं से भी निकाल सकते हो, जैसे कि, तो इसको मैं बोल लूँ, सपोज करो इसको बोलता हूँ मैं एच, इनके बीच की दूरी, ठीक है। ये आप कहीं से भी डाल सकते हो, जैसे कि आप मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे डाला, लेकिन बात ये कि लंब होना चाहिए, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनके बीच की दूरी। बात समझ में आ गई। अगर सपोज करोगे ये जो समलंब चतुर्भुज है ना, वो कुछ ऐसा नहीं है, इसको मैं कुछ और तरह से एक और बना देता हूँ, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर, और दूसरा ये, ठीक है, ये रहा। अभी इसमें हाइट कैसे निकालेंगे, इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ से आपको क्या है, इस पर लंब डालना है, ठीक है। यहाँ इस पर लंब डालते हैं, तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, एच, इसको, ठीक है। और ये दो समांतर भुजाएं, एक ये वाली और ये वाली, ये दोनों समांतर भुजा हो गई, और ये एच हो गया, तो यहाँ पर ये एच, ठीक है। तो ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो एस इक्वल टू 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, मतलब ए बी प्लस सी डी, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये ए बी और सी डी हो, आप कुछ और भी मान सकते हो, बस मैं तो कहने का मतलब ये समांतर भुजाओं का योग होना चाहिए, इंटू एच, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके और बता देता हूँ, जैसे कि ये एक चतुर्भुज है, ये वाला, ठीक है। इसमें इस भुजा की लंबाई मान लो 10 मीटर है, और इस भुजा की लंबाई मान लो 5 मीटर है, और इनके बीच की दूरी है वो 7 मीटर है, कुछ इस तरह से, ठीक है। 6 मान लो इसको, ठीक है। ये कितनी है, 6 मीटर है, क्या हाइट। तो मुझे इसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ। तो एस इक्वल टू, आपको ए बी प्लस सी डी ये याद भी नहीं रखना, आपको क्या करना है, 1/2 समांतर भुजा कौन सी है इसमें, 10 मीटर और 5 मीटर वाली, तो इन दोनों को जोड़ लो, 10 और 5 15,
मैं डायरेक्ट लिख दिया, वैसे इसको ऐसे भी ले सकते हो। 5 + 10 इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है 6 मीटर, ठीक है। 2 से 6 को काट दोगे 3 बार, और 10 और 5 कितने होते हैं 15 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 45। तो एस बराबर क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 45 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका समलम चतुर्भुज। अभी अगर मैं एक काम करूँ, इस समलम चतुर्भुज में मैंने क्या बताया था, इसका एक जोड़ा समांतर था, यही तो बताया है। लेकिन अगर ऐसा हो कि इसके मतलब आमने सामने की जो भुजा है ना वो समांतर हो, मतलब दोनों जोड़े समांतर हो, तो ठीक है। अगर इसकी आमने सामने की भुजा क्या हो समांतर हो, जैसे कि अभी इसमें क्या है कि ये वाली और ये वाली भुजा समांतर है, लेकिन अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये दोनों समांतर हों तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। तो मेरा कहने का मतलब था कि ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस भुजा को इसके समांतर कर दिया, जैसे समलम चतुर्भुज में था एक जोड़ा समांतर हो गया, लेकिन मैंने ये वाली भुजा भी इसके समांतर कर दी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाली भुजा भी मैंने इसके समांतर थी और ये वाली भी इसके समांतर कर दी। तो ऐसा चतुर्भुज, लेकिन मैंने भुजाओं के बारे में भी कुछ नहीं कहा कि इनकी लंबाई कैसी होगी। ये लंबाई ऑटोमेटिकली जो आमने सामने की भुजा है ना उनके बराबर हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो मैंने समलम चतुर्भुज से आपको समांतर चतुर्भुज बता दिया। समांतर नाम से ही आप इसको याद रख सकते हो, समांतर मतलब इसकी दोनों भुजाएं से मतलब चारों भुजा आपस मतलब दो जोड़े समांतर हैं, ठीक है। ये वाला इसके, ठीक है, और ये वाला इसके। इसको नोटेशन दूं मैं A B C और D, ठीक है। तो इसमें क्या है AB CD के समांतर है और AD ये AD जो है वो इस CB के समांतर है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख के आपको बताता हूँ, इसकी परिभाषा लिख के बताता हूँ। जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, आपस में समांतर होती हैं, आपस में समांतर तथा बराबर होती हैं। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ। आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। यहाँ पे आमने सामने की भुजा देखो AB ये वाली, ठीक है, इसके समांतर कौन सी भुजा है CD, तो ये आपस में समांतर है, बिल्कुल है। तो अभी तक ये समांतर चतुर्भुज नहीं बना, अभी ये समलंब है, ठीक है। अब देखें क्या दूसरा भी ऐसा ही है। इसमें देखो AD ये वाली भुजा इसके समांतर है, अगर है तो फिर ये एक समांतर चतुर्भुज है। AD किसके समांतर है CB के। और उसके बाद इसकी जो आमने सामने की भुजा होती है ना बराबर भी होती है। जैसे कि मान लो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी, और ये मान लो 6 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 6 मीटर। बात समझ में आ गई। अभी हम उसकी कुछ गुणधर्म देख लेते हैं कि एक्चुअली में और क्या क्या इसमें गुण होते हैं। पहला, ठीक है, पहले मैं आपको बताऊँ कोण की प्रॉपर्टी। तो पहला यो कि जो आसन कोण होते हैं ना, आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब आपको बताओ एक आसन कोण कौन से होते हैं। आसन कोण जैसे कि एक तो ये वाला और ये वाला आपस में, ठीक है, और दूसरा आसन कोण होते हैं BC ये वाला कोण और ये वाले कोण, ठीक है। तो मैं बोल दूं कोण A प्लस कोण D, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री, या फिर कोण B प्लस कोण C, ये कैसे होंगे आपस में 180 डिग्री, ठीक है। अभी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण मैं आपको बता चुका हूँ, सम्मुख शीर्ष वजह से सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन कौन से इसमें, कोण A, सम्मुख मतलब इसके सामने कौन सा कोण है ये वाला कोण C, ठीक है। A के सामने कौन सा कोण है C, और कोण D
ये इस वाले कोण के सामने कौन सा कोण है, ये बी, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं, ठीक है। इसके अलावा नंबर थर्ड, अभी मैं आपको कुछ विकर्ण के बारे में बताता हूँ। तो विकर्ण मैं आपको बता चुका हूँ कौन से होते हैं। अगर मैं ए से सी को मिला दूँ तो ये बनेगा एक विकर्ण, जिसको मैं नाम देता हूँ सपोज करो D1। क्या बोल दिया मैंने इसको, D1। ऐसे ही दूसरा विकर्ण बनाऊंगा तो डी और बी में बी को मिलकर बनेगा, क्योंकि विकर्ण क्या होते हैं, जो सम्मुख शीर्ष होते हैं ना, उन दोनों को मिला के बनते हैं। तो डी के सम्मुख शीर्ष कौन सा है, बी। तो डी को मिला देता हूँ मैं किसके साथ, इस बी के साथ। बात समझ में आ गई। ये विकर्ण बन गया आपका D2। तो इसका जो तीसरा नंबर का पॉइंट ये है कि D1 डज नॉट, मतलब ये बराबर नहीं होता D2 के। बात समझ में आ गई कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि ये जो D1 D2 आपस में एक दूसरे को जहाँ टच कर रहे हैं ना, जैसे ही टच में ये जो पॉइंट है, इसको मैं नाम देता हूँ कौन सा, O। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, O पॉइंट। तो चौथा पॉइंट ये है कि ये जो विकर्ण आपस में यहाँ पर कट करते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है ना, वो विकर्ण को दो भागों में विभाजित करता है। कैसे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। मैं इसको लिख दूं, ठीक है। तो मेरे स्टेटमेंट की बजाय मैं ये लिख देता हूं कि ओ ए या ए ओ इक्वल टू ओ सी, ठीक है। सपोज करिए अभी ये जो D2 है, ठीक है, ये D1 है। D2 मैंने कहाँ लिख दिया, सॉरी, D2 ये वाला है ना, ये तो है D2। तो जब ये D2 इस D1 को क्या करता है, टच करता है यहाँ पे, मतलब कट करता है, तो इस कट वाले पॉइंट से और A से लेके O तक की लंबाई, और फिर O से लेके, मतलब A से लेके O तक की लंबाई, थोड़ा अलग कलर से बनाता हूँ, इस A से लेके O तक की लंबाई ये वाली, ठीक है, और फिर इसके आगे जो लंबाई है O से लेके C वाली, ये दोनों लंबाई आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। ऐसे ही यही केस D2 में भी होगा। तो AO इक्वल टू OC, और ऐसे ही ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये बराबर होगी इसके, क्योंकि ये जो D1 विकर्ण है वो भी D2 को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो मैं लिख सकता हूँ DO इक्वल टू OB। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन जहाँ ये जो काटते हैं ना, वहाँ पर ये दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं। जब D1 ने D2 को काटा, जैसे ही इस D1 ने D2 को काटा, तो D2 को समद्विभाजित कर दिया, मतलब समान दो भागों में काट दिया। तो DO की लंबाई OB के बराबर हो गई। ऐसे जैसे ही D2 ने D1 को काटा, जब ये D2 जो है, ये वाला जो विकर्ण है, ये वाला जो विकर्ण है, ये इस D2 को D1 को काटेगा ना, इस वाले विकर्ण को काटेगा, तो ये विकर्ण भी दो भागों में, समान दो भागों में बढ़ जाएगा, लेकिन समलंब में ऐसा नहीं था। और तीसरी बात, आप ये मतलब ये मत भूल जाना कि ये आपस में लंब समद्विभाजित नहीं करते, ठीक है। मतलब यहाँ जो कोण 90 डिग्री का कोण नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता तो फिर ये लंब समद्विभाजित कहलाते। आगे बात समझ में। इसके बाद हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका क्षेत्रफल बिल्कुल आयत जैसा ही होता है, जैसे कि AB, इसका क्षेत्रफल होगा AB इंटू इसकी ऊंचाई, किसकी, इस चतुर्भुज की। अब इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ये जो हाइट है ना, जैसे हमने समलंब में निकाली थी ना, वैसे इसमें निकालेंगे। समलंब में देखो हमने क्या किया था, ये समलंब था, तो इस हाइट को निकालने के लिए ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे जो मिलते हैं, यहाँ से मैंने क्या लंब डाला था, किस पे, इस आधार पे। AB को मैं आधार भी बोल सकता हूँ, ठीक है। जैसे इस पर लंब डाला आधार पे, तो मुझे क्या मिल गई, हाइट। सेम इसमें करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट D है ना, इनको एक बार हटा देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा ये। तो अब अभी मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट D से AB पर लंब डालता हूँ, ठीक है। ये लंब होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कोण बना वो कौन सा बना, 90 डिग्री का कोण बना। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसकी H या इसकी हाइट। बात समझ में आ गई। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसकी हाइट। तो AB को मैं इसको ऐसे लेता हूँ, AB बोल सकता हूँ आधार,
इंटू ऊंचाई, या ए बी मतलब ये वाली पूरी लंबाई, ये वाली, तो ये वाली लंबाई पूरी, और ये हाइट एच। बात समझ में आ गई? तो ये होता है इसका क्षेत्रफल। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं, सपोज करो कि ये एक चतुर्भुज है जिसका जो आधार है वो 10 मीटर का है और इसकी हाइट 5 मीटर की है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार कितना है इसका? 10, और ऊंचाई कितनी है इसकी? 5। तो 10 5 करेंगे, 10 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 15 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब मैं क्या करता हूँ, समांतर चतुर्भुज में देखो इसमें क्या किया था कि इसकी मतलब आमने सामने की भुजा आपस में कैसी थी? बराबर थी, ठीक है। लेकिन जो आमने सामने की भुजा थी वो समांतर भी थी। अभी मैं क्या करता हूँ कि आमने सामने की भुजा तो समांतर रखता हूँ, लेकिन आमने सामने की भुजा समांतर तो रखता हूँ, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर कर देता हूँ। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कि, ठीक है, ये जो मैंने चतुर्भुज बनाया, आप इसमें देखो कि जो ए बी है ये वाली, ये सी डी के समांतर है, बिल्कुल समांतर है। मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, और जो ए डी है ये वाली, ये समांतर है सी बी के। तो इसका मतलब तो क्या बन गया? ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया? ये समांतर चतुर्भुज बन गया ना। इसके आमने सामने की भुजा कैसी है? समांतर है। अभी मैं एक बात और कहूँ कि जो ए बी है वो बराबर है ये जो ए बी है ये वाली भुजा, ये बराबर है सी डी के। और अगर मैं कहूँ कि ये जो सी डी है ये वाली भुजा, ये बराबर है इसके, ठीक है, डी सी मतलब ए डी के। तो इसका मतलब तो पक्का समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल है। अभी मैंने इसमें क्या किया है आप इसको देख सकते हो, इस इमेज को गौर से, कि जो ए बी है ये मतलब ये चारों भुजा आपस में बराबर हैं। जो ए बी है वो बराबर है ये जो ए बी है ये बराबर है इस भुजा के बी सी के, और ये जो भुजा है वो बराबर है इसके, और ये जो भुजा है वो बराबर है इसके। मतलब ये चारों भुजा आपस में कैसी हैं? बराबर है। मैं अगर लिखूं कि ए बी की लंबाई मान लो 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर की है, और ये भी 10 मीटर की है, और ये भी 10 मीटर की है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस चतुर्भुज को मैं नाम दूंगा सम चतुर्भुज। बात समझ में आ गई? अब एक नया चतुर्भुज आपके सामने निकल गया, उसको बोलता हूं मैं सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज क्या होता है? आप डेफिनेशन खुद बना सकते हो इसकी, ऐसी परिभाषा कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, मतलब समांतर चतुर्भुज तो है ही ये। समांतर चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं ना वो आपस में समांतर है। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, बस इसमें डिफरेंस ये है कि जिसकी चारों भुजाएं जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज कहते हैं। अभी देखो मैं इसके क्या बताता हूँ, गुणधर्म इसकी कुछ, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि पहली बात तो ये कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब इसकी जो आसन्न कोण है, आसन्न कोण मतलब ये वाला कोण, ये वाले कोण तो आपस में बराबर होंगे जैसे समांतर चतुर्भुज में था, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता तो उसमें होंगी, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो समांतर चतुर्भुज के अलावा होंगी। तो ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आसन्न कोण ये वाला कोण बराबर होगा जैसे समांतर चतुर्भुज में था। और दूसरी बात, सॉरी बराबर नहीं, 180 डिग्री, जैसे कि कोण ए और प्लस कोण डी, ये तो 180 डिग्री होगा। दूसरी बात, कोण ए और कोण सी ये आपस में बराबर होंगे, मतलब सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। और लेकिन ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है वो आपस में कैसा होगा? मतलब दोनों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये वाली बात तो वो है जो समांतर चतुर्भुज में थी। लेकिन इसके अलावा इसमें विकर्ण के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के केस में विकर्ण का हाल कुछ ऐसा था कि जो दोनों विकर्ण थे ना वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते थे, जहाँ पर काटते थे वहाँ समद्विभाजित तो करते थे, लेकिन लंब समद्विभाजित नहीं करते थे। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। अगर मैं इस चतुर्भुज में विकर्ण बनाऊँ तो विकर्ण कैसे बनाते हैं? ए से मुझे क्या करना है? सी को मिलाना है, एक विकर्ण तो ये हो गया। उसके बाद मुझे डी को किससे मिलाना है? बी से मिला लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका D1 और एक हो गया आपका D2। तो ये मान लिया मैंने D1 और ये हो गया आपका D2। अभी देखो आप कि समांतर चतुर्भुज में क्या था?
समांतर चतुर्भुज में ये था कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये तो उसकी प्रॉपर्टी थी किसकी, समांतर चतुर्भुज की। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो रहने वाली है। ठीक है, ये वाला गुण तो रहने वाला है इसमें भी, मतलब जो गुण समांतर चतुर्भुज में थे वो तो इसमें भी रहने वाले हैं, जैसे कोण के बारे में मैंने आपको बताया, और जो समद्विभाजित करते हैं वो भी रहने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा गुणधर्म ये है कि ये जो समद्विभाजित करते हैं ना, वो लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित। अब इस लंब समद्विभाजित का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अरे लंब समद्विभाजित करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये वाला पॉइंट O है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, O है। तो अगर ये समद्विभाजित करते तो कंडीशन कुछ ऐसी होती कि जो AO की लंबाई होती, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होती AO, ये वाली लंबाई, तो AO बराबर होता किसके, OC के। ठीक है, देखते जाओ आप। दूसरा DO जो था, ये वाली लंबाई DO यहाँ तक, ये बराबर होती किसके, OB के। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये तो है ही, ये तो समद्विभाजित तो हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, D1 ने D2 को 2 बराबर भागों बांट दिया और D2 ने D1 को 2 बराबर भागों बांट दिया, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर लंब समद्विभाजित की बात करूँ तो वो कुछ ऐसे होगा कि इनके जो कोण होगा ना, जो इनके साथ बना होगा, ये जो कोण है यहाँ पर जो आपस में क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। देखो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ऐसे ही इधर भी ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ऐसे ही ये वाला 90 डिग्री का और ये वाला भी 90 डिग्री का। पास तो इसको बोलते हैं लंब समद्विभाजित। देखो आपस में एक दूसरे पे 90 डिग्री पे काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजित करना। अगर मैं इसको लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि जो कोण, ऐसे कोण का निशान बना के कोण AO, क्योंकि ये वाला पॉइंट O है ना, AOD, तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ऐसे ही आप सभी कोण ले सकते हो, COD, ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, कुछ इस तरह से ले सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गई इसकी कुछ गुणधर्म। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल बड़ा सिंपल है। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2, जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, यही था ना। तो इसके विकर्ण कौन से हैं, D1 D2 हैं, D1 और D2। ठीक है, ये गुणा का चिन्ह। अभी देखो अगर मान कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि ये वाली इसकी 10 मीटर है और इसका, ठीक है, विकर्ण मैं आपको बताऊँ, ये विकर्ण मान लो 12 मीटर का, एक विकर्ण D1 इसका 12 मीटर का है किसी का, और D2 मान लो इसका 10 का है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, S बराबर 1/2 इंटू 12 इंटू 10, इससे आप 5 पर काट दोगे और 12 पंजा 60, तो कितना आ गया, 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये आप नोट डाउन कर सकते हो सब चीज़ें। अभी देखो फिर से मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ। ये रहा, ये एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि देखो समांतर चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ये तो समांतर चतुर्भुज था। लेकिन आपने देखो समांतर चतुर्भुज में जो कोण होते थे वो फिक्स नहीं होते थे, निश्चित नहीं थे। लेकिन यहाँ पे आप कोण देखो तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बना हुआ है बात समझ रहे हो आप। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं इसको, आयत। और अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज तो है क्योंकि समांतर चतुर्भुज क्या कौन सा होता था, जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर होती थी और आमने सामने समांतर होने के साथ साथ वो दोनों आपस में बराबर भी होती थी। कौन सी आमने सामने की भुजा, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और बराबर होगी। लेकिन एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण समकोण होगा। समकोण पता है, 90 डिग्री समकोण होगा, तो है इसमें ऐसा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, समांतर चतुर्भुज। जैसे कि अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें,
देखो समांतर चतुर्भुज है तो वो बात तो वही सेम है कि आसन कोण बराबर है, सम्मुख कोण बराबर है, लेकिन अब वो भी यहाँ चेंज हो गए। कैसे कि जो आसन कोण बराबर थे ना वो सब अब सभी 90 डिग्री के हो गए ना, तो चारों ही कोण बराबर हो गए इसमें। पहले उसमें कौन से थे, सम्मुख कोण बराबर होते थे, जैसे कि कोण ए कोण सी के बराबर होता था, ठीक है, कोण डी कोण बी के बराबर होता था, लेकिन इसमें सभी कोण 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण ए कोण सी कोण डी कोण बी और बराबर 90 डिग्री, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो जाएगी ना इसमें, क्योंकि सभी कोण बराबर हो गए। ठीक है, दूसरी बात ये कि उसमें जो विकर्ण होते थे वो समद्विभाजित करते थे और लंब समद्विभाजित भी करते थे, क्योंकि वो समलंब था, लेकिन वो समलंब उसमें वो समचतुर्भुज में होता था। लेकिन यहाँ पर केस ये होगा कि वो दोनों आपस में समद्विभाजित तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ, ठीक है, कि जो विकर्ण की जो लंबाई होगी ना, अगर मैं विकर्ण बनाऊँ, एक विकर्ण ये रहा और एक विकर्ण ये रहा, ठीक है, इनको नाम दे देता हूँ मैं D1, उसको नाम देता हूँ D2, और ये पॉइंट जहाँ पर कट कर रहे हैं वो है O। तो जो D1 है वो D2 को 2 भागों में काटेगा और D2 भी D1 को 2 भागों में काटेगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसा समांतर चतुर्भुज में D1 इक्वल टू D2 नहीं होता था, लेकिन यहाँ D1 इक्वल टू D2 बस होता है। ठीक है, इस केस में दोनों विकर्णों की जो लंबाई होगी, दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। और हाँ, अब एक चीज़ मत भूल जाना कि इसमें जो दोनों आमने सामने की भुजाई बराबर होती है। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। की भुजा बराबर होती हैं। वैसे तो समांतर चतुर्भुज अगर मैंने लिख दिया तो काम हो गया, लेकिन कभी कभी इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख देते हैं कि ऐसा 4 भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज मैंने लिख दिया तो ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। कौन कौन सी चीज़ें कि उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। ठीक है, इसलिए इसमें सिर्फ एक बात लिखने को रह गई थी, वो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो वो मैंने लिख दिया। बात समझ में आ गई। और इसके बाद देखो, आप समांतर चतुर्भुज से इसको और थोड़ा तुलना करो कि इसके दोनों विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं और समद्विभाजित करते हैं। लेकिन समचतुर्भुज के केस में क्या था कि वो लंब समद्विभाजित करते थे। ठीक है, आप देखो अपने नोट्स में पलट के, ठीक है, जहाँ मैंने लिखाया था वो लंब समद्विभाजित करते थे, लेकिन इस केस में वो लंब समद्विभाजित नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि इसके जो विकर्ण, इसके विकर्ण लंब समद्विभाजित नहीं करते। ऐसा कब होगा, देखो मैं आपको इसकी ट्रिक्स ही बता दूं कि जब चारों भुजाएं बराबर होंगी ना तब तो करेंगे वो मतलब लंब समद्विभाजित। अगर चारों भुजाएं सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर है तो वो सिर्फ समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, जैसे कि समांतर चतुर्भुज में था, लेकिन समचतुर्भुज की मैं बात करूँ उसमें चारों भुजाएं बराबर थी तो उसमें लंब समद्विभाजित हुआ था। ठीक है, अगर यहीं मैं इस आकृति को बदल के इसकी चारों भुजाएं बराबर कर दूँ, जबकि जो कि ये वर्ग बन जाएगा, तब ये लंब समद्विभाजित करेंगे। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अगर सपोज करो ये ए बी, इसको मैं लंबाई बोलता हूँ जनरली, लंबाई, या आप इसको आधार बोल दो, ठीक है, और इसको आप चौड़ाई बोल दो, मान लो ये इसको चौड़ाई, या आप इसकी ऊंचाई बोल दो, ठीक है, कैसे भी। तो क्षेत्रफल हो गया आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि सवाल करते टाइम जनरली यही 2 टर्म यूज की जाती है, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल। ठीक है, अगर मैं इसके बात करूँ परिमाप की, जनरली बाकियों का परिमाप मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि परिमाप निकालना बड़ा सिंपल सी बात होती है। ये परिमाप मैंने आपको बता चुका हूँ कि परिमाप होता है जितनी भी भुजा दी हुई है ना, किसी भी कोई भी मान लो आकृति दी बनी हुई है, उसकी चारों भुजाओं का योग, या उसकी 5 है तो 5 भुजाओं का योग, 6 है तो 6 भुजाओं का योग, इसलिए आप निकाल सकते हो। लेकिन इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ये एग्जांपल साथ साथ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जो फॉर्मूले है ना वो आपको लगाने में प्रॉब्लम ना आए। यही एक मान लो आयत है, इसकी लंबाई है 10 मीटर, ठीक है, और उसकी चौड़ाई है मान लो 6 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 10 इंटू 6 कितना हो गया, 60 मीटर स्क्वायर। लंबाई इंटू चौड़ाई भी उसी का था, आपको याद हो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी यही था। और इसका परिमाप
परिमाप सपोज करो ये हो गया इसका परिमाप। तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई इसकी 10 प्लस चौड़ाई इसकी 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 और 6 16, और ये हो जाएगा 32 मीटर। ठीक है, परिमाप किसमें मीटर में, और एरिया किस में आता है मीटर स्क्वायर में। बात समझ में आ गई। अभी मैंने आपको बोला था कि अगर मैं इसकी चारों भुजाएं बराबर कर दूं तो, मतलब समांतर चतुर्भुज ही है लेकिन इसकी मैंने क्या की, सिर्फ चारों भुजाएं बराबर कर दी। ये आप देखो, इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, मतलब सॉरी सभी भुजा आपस में एक दूसरे के साथ बराबर है। ए बी सी और डी कोण देखो आप, सभी 90 डिग्री के कोण बने हुए हैं, सभी 90 डिग्री लंबवत कोण है। तो क्या था, ये आयत जैसा ही था लेकिन इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ इसकी चारों भुजाएं बराबर कर दी। आयत के केस में क्या था, सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, लेकिन इसको अब मैं बोलता हूँ वर्ग। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, वर्ग। ये लिख लो आप, वर्ग। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, या आप इस परिभाषा को ऐसे भी सकते हो कि एक ऐसी आकृति, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी आपस में बराबर होती है और कोण कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। अभी मैं इसके गुण के बारे में बात करूँ, पहला तो यही है, आपको जैसा दिख रहा है कि ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, अभी देखो आप, इसके सभी कोण कैसे 90 डिग्री के हैं। तो कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब इसकी विकर्ण के बारे में अगर मैं बात करूं, विकर्ण बना देता हूं पहले। समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, D1 D2 समद्विभाजित करेंगे, लेकिन ये लंब समद्विभाजित करेंगे क्योंकि ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये कोण कैसे होंगे आपस में, 90 डिग्री के। तो आप लिख सकते हो इसके विकर्ण, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। आई बात समझ में। जैसे कि ये जो कोण बनाया ना यहाँ पर, कोण ए ओ डी, ये ओ है तो कोण ए ओ डी मतलब ये वाला कोण, ये कैसा हुआ 90 डिग्री का। और ए ओ इक्वल टू ओ सी, और आप देखो यहाँ पर डी ओ इक्वल टू ओ बी। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है, सिंपल होता है इसका भुजा स्क्वायर। ठीक है, मान लो इसकी भुजा कितनी है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बता दो आप। ठीक है, अगर इसकी भुजा की लंबाई मान लो ए है तो ए स्क्वायर बना दो आप। ठीक है, ए, क्योंकि सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं। इसका परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा। ठीक है, 4 इंटू भुजा। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, मान लो कि इसकी एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, अगर इसकी एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो ये भुजाई 5 की होगी, ये भी इसकी 5 की होगी और ये भी 5 की होगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, एस बराबर भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर में बोल दूँ इसको, तो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो 5 25 मीटर स्क्वायर। इसका परिमाप की अगर मैं बात करूँ तो 4 इंटू भुजा होता है, मतलब 4 इंटू 5 20 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपकी चतुर्भुज की वीडियो। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, जैसे कि ये आयत है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रत्येक जो आयत होता है ना वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, प्रत्येक आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन समान जरूरी नहीं है कि मतलब हर समांतर चतुर्भुज कैसा हो, एक आयत हो। ठीक है, क्योंकि मान लो एक आयत है तो उसमें तो देखो दो आमने सामने की भुजा कैसी समांतर है। ठीक है, और उनकी
और वो कैसी आपस में बराबर भी हैं, आमने सामने की भुजा। लेकिन इसमें कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन अगर मान लो कोण 90 डिग्री को मैं हटा दूँ तो वो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। आई बात समझ में। लेकिन समांतर अगर वो क्या है, आयत है, वो तो समांतर चतुर्भुज है ही। लेकिन जरूरी नहीं है कि समांतर चतुर्भुज आयत हो, क्योंकि जरूरी नहीं है उसमें कोण, हर एक कोण कैसा हो, 90 डिग्री का हो। अगर जैसे भी 90 डिग्री का हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो आयत बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये पहली वाली पीपीटी है चतुर्भुज वाली। इसमें एक बात बताना भूल गया था कि इसके जो चारों कोणों का योग होता है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट 5 डाल के। ठीक है, इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, क्योंकि इससे जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 360 डिग्री होता है। आई बात समझ में। इस वाले कोण को, इस वाले कोण को, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इन चारों को जोड़ दूंगा मैं तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये सबके लिए, चाहे वो समलंब चतुर्भुज हो, ठीक है, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, इसके भी चार कोण, 1 2 3 और 4, इनके चारों का कोण भी, ठीक है, चार भुजाओं से घिरी कोई भी आकृति हो, ठीक है, चार भुजाओं से घिरी कोई भी आकृति हो तो वो चतुर्भुज होगी। और फिर उसके चारों कोणों का योग कैसा होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। सो थैंक यू गाइस।